Hello everyone, welcome back to Achieve It. Here we are studying the first chapter from Home Science of class 12th, and the name of the chapter is Work, Livelihood and Career. And this is the third part of the chapter. So आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं वर्क, एज एंड जेंडर, कि किसी पर्सन के काम पे उसकी एज का और जेंडर का क्या असर पड़ता है. इसके अंदर ये कुछ टॉपिक्स हैं. पहला है जेंडर इशू इन रिलेशन टू वर्क, कि जब भी आप देखते हो कि आप काम करने जाते हो तो क्या क्या जेंडर इश्यूज होते हैं, मतलब कैसे फीमेल में और मेल में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, आदमी औरत में भेदभाव किया जाता है, उसकी बात करेंगे. फिर दूसरा है इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू वुमेन एंड वर्क, कि जो भी वुमेन काम करती हैं बाहर जाके उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. उसके बाद यहाँ पे आपके सिलेबस में दो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में दिया गया है. पहली है KGVP यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना. इन स्कीम्स को भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं वीडियो को. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू दिस चैनल. स्टार्ट करते हैं वीडियो. पहले हम जान लें कि कैसे क्या होता है वर्क पे एज और जेंडर का असर. द एज एंड सेक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एनी वर्क फोर्स इन्फ्लुएंस देयर प्रोफेशनल लाइफ्स, कि एक वर्क फोर्स में जो मेंबर्स काम कर रहे हैं उनकी एज और उनका सेक्स उनकी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है. द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन is at stake when they are forced into labor that is not suitable to their physiological and psychological state. अगर किसी वुमेन से ऐसा काम कराया जा रहा है जो उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति के हिसाब से नहीं है तो वुमेन की हेल्थ पे और डेवलपमेंट पे बुरा असर पड़ता है. आगे बढ़ते हैं. अब है जेंडर इश्यूज इन रिलेशन टू वर्क, कि जब भी हम काम करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें कौन कौन से जेंडर इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है. तो उसके लिए पहले सेक्स और जेंडर में डिफरेंस समझना ज़रूरी है. कुछ लोग को लगता है कि सेक्स और जेंडर दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों की मीनिंग क्या है, अलग अलग है. देखो, सेक्स क्या होता है. सेक्स रिफर्स टू बायोलॉजिकल कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सिमिलर थिंग्स. आपको पता है कि जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, हमारे जीन्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा सेक्स निर्धारित किया जाता है. जबकि जेंडर क्या होता है. जेंडर इज़ बेस्ड ऑन सोशल आइडेंटिटी. समाज से जो हमें आइडेंटिटी मिलती है, सोसाइटी से, उसको बोलते हैं जेंडर. The social and cultural practice determines how various gender are expected to behave and the type of work they do. हमारी सोसाइटी और हमारा कल्चर ये हमें पहले से ही बता के रखता है कि अगर आप लड़का हो तो आपको क्या काम करना है, और आप लड़की हो तो आपको क्या काम करना है और कैसे बिहेव करना है. The external manifestation of sex is through the primary sex organs. This difference is due to XX and XY of some other chromosome combination. आपने बायोलॉजी की बुक में पढ़ा होगा कि जो हमारा सेक्स है वो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, और कुछ क्रोमोसोम कॉम्बिनेशंस होते हैं जैसे XX और XY, ये भी बताते हैं कि हम जो बच्चा है वो किस सेक्स का होगा, मेल होगा या फीमेल होगा. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो मतलब इस तरह समझ में आता है कि सेक्स है वो क्या है, एक बायोलॉजिकल कैटेगराइजेशन है. अब बात करते हैं जेंडर की. दीज नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस बिकेम स्टेरियोटाइप्ड, जनरली पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड कंटिन्यू टू बी प्रैक्टिस. जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड. आपको पता है कि कुछ नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस सोसाइटी द्वारा बना दी गई हैं कि अगर कोई लड़का है तो उसे क्या काम करने चाहिए, कोई लड़की है तो उसे क्या काम करने चाहिए,
और ये इतना ज़्यादा स्टेरियोटाइप हो गया है, मतलब इतना ज़्यादा ये रूढ़िवादी हो गया है कि हम बिना किसी क्वेश्चन के इस बात को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। हम हमेशा वो चीज़ मान लेते हैं कि ठीक है, अगर मैं लड़की हूँ तो मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लड़कों का काम है, और लड़का भी यही कहता है कि ये लड़कियों का काम है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो इस तरह जेंडर जो है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, वो समाज ने बनाया है। किसी भी बुक में ये सब आपको नहीं मिलेगा कि एक लड़का है तो उसे क्या करना चाहिए, एक लड़की है तो उसे क्या करना चाहिए। नहीं, ये हमने बनाया है, हमारी सोसाइटी ने बनाया है। तो ये तो डिफरेंस हुआ सेक्स और जेंडर के बीच में। आगे बढ़ते हैं। अब बात है कि वुमेन जो है उनका सोसाइटी में क्या हिस्सेदारी है, एक सोसाइटी में वुमेन अपना रोल कैसे प्ले करती हैं। It can be seen that the age-old assigned role as breadwinner for men and as homemaker for women are in transition। आपको पता है कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो ब्रेड विनर थे, मतलब जो रोज़ी रोटी कमाने का काम होता था, वो किसका होता था, मैन का होता था, और घर संभालने का काम वुमेन का होता था। लेकिन आज ये जो रोल्स है ना, ये ट्रांजिशन में है। आज आपने देखा होगा कि बहुत सारी औरतें ब्रेड विनर हैं, मतलब रोज़ी रोटी कमा रही हैं, और बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, है ना। तो जो ये बहुत पुराने समय से ये बात चली आ रही है कि आदमियों का क्या काम है, औरतों का क्या काम है, आज ये थोड़ा परिवर्तन इसमें हो रहा है। इन मैनी फैमिलीज वुमेन आर द सोल ब्रेड अर्नर। बहुत सारी फैमिलीज में आपने देखा होगा कि जो वुमेन है ना, वो प्राइमरी सोल ब्रेड अर्नर है, मतलब उन्हीं की बदौलत घर में कमाई आती है, घर की रोज़ी रोटी औरतों की बदौलत ही चलती है बहुत सारी फैमिलीज़ में। डिस्पाइट देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन अर्निंग्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द फैमिली रिसोर्सेस, वुमेन आर पावरलेस। अब इतना वुमेन अपना पार्टिसिपेशन दे रही हैं अर्निंग में, वो लगातार अपनी फैमिली को अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, लेकिन इनके बावजूद भी वुमेन पावरलेस हैं, उनके पास कोई भी पावर नहीं है। वुमेन कांट बी एम्पावर्ड until the work they do at home is valued and is considered equivalent to paid work। आपको पता है वुमेन के काम की कभी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो घर पे काम करती हैं। कहा जाता है करना ही क्या है, खाना ही तो बनाना है ना। तो जब तक वुमेन तब तक पावरफुल नहीं हो पाएंगी, वुमेन को एम्पावर नहीं किया जा सकता जब तक हम उनके काम की वैल्यू नहीं करेंगे। अगर वो घर पे खाना ही बना रही हैं, घर के ही काम कर रही हैं, तो हमें उसकी भी वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। भले ही उसके बदले में वुमेन को कोई पेमेंट नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए बजट बनाती हैं, हमारे लिए खाना बनाती हैं, बजट बना के भी वो पैसे बचाती ही हैं। तो इसीलिए हमें वुमेन के वर्क को भी उतनी ज़्यादा ही वैल्यू देनी चाहिए। Domestic work done by women need to be valued as an economic contribution and productive activity। जो घर पे औरतें घर के काम कर रही हैं, उनको भी वैल्यू देने की ज़रूरत है, क्योंकि घर पे काम करके भी वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, ठीक है। अगर वो खाना बना रही हैं, बजट बना रही हैं, बजट बना के भी वो पैसे बचा रही हैं, ठीक है। खाना बना के भी, काम करके भी वो हमारे पैसे ही बचा रही हैं, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगी तो हमें क्या होगा, दूसरे से काम कराना पड़ेगा और उसके बदले में हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। वुमेन हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन ईच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मैनी ऑफ देम ऑक्यूपाइंग सीनियर पोजिशंस। हाउएवर दिस हैज़ प्लेस्ड अ डबल बर्डन ऑन वुमेन। आजकल औरतें हर सेक्टर में आगे हो गई हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारी कंपनीज़ में जो सीनियर पोजीशन है वहाँ पे भी वुमेन पहुँच गई हैं। अब इसकी वजह से वुमेन के ऊपर डबल बर्डन हो गया है कि उनको घर भी संभालना पड़ता है और अपना बाहर का जो वो काम करती हैं वो भी उनको संभालना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई वुमेन की। अब बात करते हैं इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू वुमेन एंड वर्क, कि जब भी कोई वुमेन बाहर काम करती हैं तो क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ पार्टिसिपेशन बाय वुमेन
in the labor market have declined and they have been marginalized due to the need of skilled workers. अब देखो, औरतें बाहर लगातार काम कर रही हैं, लेकिन लेबर मार्केट में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं। क्यों कम होती जा रही हैं? क्योंकि अब क्या है, स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, और कहा जाता है कि वुमेन्स के पास उतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं होती। टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन, ट्रेनिंग फैसिलिटी टू डेवलप स्किल नीड टू बी इंक्रीज्ड। तो वुमेन के हितों की रक्षा करने के लिए जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। मतलब वुमेन को ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे वुमेन की स्किल्स में डेवलपमेंट हो। ठीक है। प्राइमरी अर्निंग मेंबर्स आर कंसीडर्ड टू बी मेन। घर का जो मुख्य कमाने वाला होता है ना, वो आदमी को ही माना जाता है। औरत कितना भी कमा ले, उसको सेकेंडरी अर्निंग मेंबर ही माना जाता है। Women's earnings are considered supplementary and secondary, and even if they are sole bread earner, they do not have a similar standing in the market. ठीक है। प्राइमरी अर्निंग किसकी मानी जाती है? कि जो प्राइमरी हमारी अर्निंग का, घर के अर्निंग का स्रोत होता है, वो मैन होता है। वुमेन को सेकेंडरी माना जाता है, और कभी कभी किन्हीं किन्हीं घरों में वो प्राइमरी अर्नर भी होती हैं कि उन्हीं की बदौलत रोज़ी रोटी चल रही है, लेकिन फिर भी उनकी मार्केट में उतनी वैल्यू नहीं होती, उनके घर में उतनी वैल्यू नहीं होती। अब देखो, वुमेन के राइट्स को बचाने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए कुछ एक्ट्स लाए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एक्ट्स एंड द स्टेट इनिशिएटिव्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees equality to both men and women in all walks of life and forbids discrimination in respect of any employment or office on ground of caste, creed, color, race और sex। कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने भी ये कहा है कि आदमी हो या औरत, उन्हें ज़िंदगी के हर पहलू में बराबरी मिलनी चाहिए, और कास्ट पे के बेस पे, कलर के बेस पे, सेक्स के बेस पे ऑफिस में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रमोशन देने जा रहे हैं अगर आप, और प्रमोशन के लिए एक मेल कैंडिडेट है और एक फीमेल कैंडिडेट है, तो आप देखोगे कि जो मेल कैंडिडेट है ना, उसको प्रमोशन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मेल कैंडिडेट के पास बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों के पास क्वालिफ़िकेशन बराबर है तो दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। There are acts which safeguard constitutional rights of women, such as Factories Act of 1948, the Plantation Labor Act of 1951, the Mines Act of 1952, Employees State Insurance Act ESI Act and the Maternity Benefits Act 1961। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ एक्ट लाए हैं जिसके तहत वुमेन्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको बचा के रखा जा सकता है, वुमेन की हितों की रक्षा की जा सकती है। तो ये सारे एक्ट्स हैं, इनको एकदम मगअप कर लेना, एकदम रट लेना, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब आर्टिकल 61 क्या है? 16(1), आर्टिकल 16 और 1 of the Constitution, Article 16(1) of the Constitution of India guarantees equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment and appointment to any office under the state। कि इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि जो मेल हो या फीमेल हो या कोई भी सिटीज़न हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी सेक्स का हो, उसको समान मौके मिलने चाहिए, समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। चाहे प्रमोशन में अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, चाहे अपॉइंटमेंट में अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, हर जगह सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा और क्या गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाई है? वुमेन सेल्स आर क्रिएटेड इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर टू लुक एट द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन वर्कर। अब वुमेन जो कि लेबर्स की तरह काम करती हैं, मज़दूरों के जगह पे, वहाँ पे
क्या किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक वुमेन्स सेल बनाया है जहाँ पे वुमेन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। द इक्वल remuneration act of equal wages for the same work or work of a similar nature also came into force। उसके बाद एक एक्ट आया, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। इसके अंडर क्या था कि अगर कोई काम बराबरी का है तो उसके लिए वेतन भी, उसके लिए वेट्स भी बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि वुमेन भी वही काम कर रही है, मैन भी वही काम कर रहा है, लेकिन वुमेन को कम पैसा मिले, मैन को ज़्यादा पैसा मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। समान काम के लिए समान मजदूरी, ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। अब ये सारे एक्ट तो बना दिए गए हैं। ऑल्दो इन सम सेक्टर्स हैव बीन अचीवर्स economically and financially, they have to march along roads to achieve equal partnership with men. The mindset has to be modern। अब आपको पता है कि इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वुमेन को फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे वुमेन्स आगे बढ़ रही हैं, वो लगातार आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इक्वल पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ रही है। अब जो लोगों का माइंडसेट है ना, उसको क्या होना पड़ेगा, मॉडर्न होना पड़ेगा। समय के साथ साथ सबको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि औरतें भी आदमियों से कम नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ स्कीम्स लाई गई हैं कि जिसकी वजह से औरतों को या गर्ल्स को आगे बढ़ाने में मदद मिले। तो सबसे पहले है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। KGBV is a scheme of Government of India under Sarv Shiksha Abhiyan for bringing never enrolled and dropout girl from rural, remote and disadvantaged section of the society into school education till elementary level in residential school। ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, ये सर्व शिक्षा अभियान के अंदर खोले गए हैं, जिनका मेन पर्पज़ ये है कि ऐसी लड़कियां जो कभी स्कूल नहीं गई या जिन्होंने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया और जो रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं या ऐसे एरिया से बिलोंग करती है जहाँ पे लोगों के पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं है, कोई भी संसाधन नहीं है, उनको किसी भी टाइप का एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे एरिया में गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए, गर्ल्स की एजुकेशन के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं। अब इस विद्यालय में एलिमेंट्री लेवल तक, मतलब प्राइमरी लेवल तक लड़कियों को रेजिडेंशियल स्कूल्स में रखा जाएगा। रेजिडेंशियल स्कूल्स मतलब ऐसे स्कूल्स जहाँ पे लड़कियों के रहने की भी व्यवस्था की जाएगी। All the girls enrolled in KGVBs study the bridge course for 6 months to 1 year for preparing them for the entry level। अब इन्होंने कभी पढ़ाई तो की नहीं है इन लड़कियों ने, तो इनको प्रिपेयर किया जाता है पहले 6 महीने या 1 साल तक कि वो थोड़ा उनको कुछ आने लगे, कुछ नॉलेज उनके पास हो जाए ताकि वो एंट्रेंस लेवल का एग्ज़ाम पास कर पाएँ। ठीक है, तो 6 महीने या 1 साल तक उनको थोड़ा सा ब्रिज कोर्स कराया जाता है। और जो एंट्री लेवल होता है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, वो कितने तक होता है, क्लास 6 तक। मतलब अगर किसी लड़की को क्लास 6 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एडमिशन लेना है तो वो क्लास 6 तक ही एडमिशन ले सकती है। कोई चाहे कि क्लास 8th में जाके 9th में जाके एडमिशन ले तो ऐसा नहीं हो सकता। और क्लास 6 के लिए एडमिशन लेने के लिए लड़कियों को पहले ब्रिज कोर्स कराया जाता है 6 मंथ या 1 साल का। ठीक है। द KGBBs आर बीइंग ओपनड इन बैकवर्ड ब्लॉक्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट्स। लगभग इंडिया की सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं, मतलब ऐसे ब्लॉक्स जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, वहाँ पे KGBBs खोले जा रहे हैं। This scheme will also help in implementation of recently passed law Right to Education Act of Government of India। आपको पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या होता है? इसमें हर किसी को ये अधिकार दिया जाता है, मतलब
6 से लेकर 16 साल के बच्चों को ये अधिकार दिया जाता है कि उन्हें शिक्षा मिले। तो ये जो हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, ये इसका मेन पर्पज़ ये भी है कि वो सभी बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाए। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है उसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये पढ़ाई मैंने लिख दिया है, पढ़ाओ होगा, ठीक है, ये ओ होगा, इसको कर लेना आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ schemes was launched on 22 January 2015 by PM नरेंद्र मोदी at पानीपत in हरियाणा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी कब? 22 जनवरी 2015 में। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे पहली बार ये शुरू किया गया था? हरियाणा की एक डिस्ट्रिक्ट है पानीपत, वहाँ पे। The aim is to address the issue of the declining child sex ratio image CSR। आपको पता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम है, तो वो जो सेक्स रेशियो लगातार लड़कियों की संख्या जो गिरती जा रही है ना, उसको ठीक करने के लिए ये योजना लाई गई है। And to generate awareness and improve the efficiency of welfare service intended for girls in India। और जो गर्ल्स हैं इंडिया में, उनके वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए कुछ लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने का काम भी ये संस्था, ये योजना करती है कि लोगों में जागरूकता आए और वो अपनी बेटियों को बचाएं और उनको पढ़ाएं। It mainly target the cluster in उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार एंड दिल्ली। और जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का जो मेन टारगेट है ना, वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार और दिल्ली है। Organize communication campaign to create equal value for the girl child and promote her education। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है, ये क्या करते हैं इसके तहत लोग कि कम्युनिकेशन कैंपेन स्थापित करते हैं, मतलब लोगों के साथ बातचीत करते हैं और लोगों को बताते हैं कि लड़के या लड़की को दोनों को इक्वल वैल्यू देनी चाहिए, और लगातार लड़कियों की एजुकेशन को ये लोग प्रमोट करते हैं। फोकस ऑन जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज़। इस स्कीम में बेसिकली उन डिस्ट्रिक्ट्स को और उन सिटीज़ को फोकस किया जाता है जहाँ पे लड़कियों की संख्या कम है। लड़कियों का जो लड़कों के हिसाब से लड़कियों की संख्या कम है, उस डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।